तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 रासायनिक उष्मागतिकी पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम हेडलाइन लिख देते हैं, चैप्टर 9 रासायनिक उष्मागतिकी। और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। जैसा कि मैंने बताया, स्कोर करना भी बहुत आसान हो जाएगा और सारे बच्चे लाइव क्लास में आएंगे ताकि लाइव क्लास के दौरान चीज़ों को आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। और ये क्लासेस किस चीज़ की चल रही हैं? तो जैसे ये हमारा वेबसाइट है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, बाकी बच्चे ऐप, सेम ऐप का नाम भी यही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेबसाइट में, यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि यही वाला है जिसमें ये वाला कोर्स चल रहा है, जो अगले 60 दिनों में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई ये लाइव क्लास में इसी में सबको ज्वाइन करना है और सबको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जो बच्चे किसी वजह से ऐप में उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका आईफोन वगैरह या कुछ है, तो वेबसाइट से भी कनेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप तो सबके लिए फ्री चलता है। बाकी टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आईफोन वगैरह का एक अलग लिंक है हमारा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि उष्मागतिकी की जब बात करते हैं, उसमें भी रासायनिक उष्मागतिकी की बात करते हैं, तो हम दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करते हैं। एक हम बात करते हैं सिस्टम का, एक बात करते हैं सराउंडिंग का, एक निकाय का बात करते हैं, एक परिवेश का बात करते हैं। आप इसको समझते हैं कि क्या कैसे काम करता है। देखो जी, मान लेते हैं कि ये अपना एक निकाय है। ये क्या है? अपना एक निकाय है। इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों का शानदार क्लासेस जो चल रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे और हम भी आपके जो सिलेबस है टाइम पे कंप्लीट करेंगे और आप घर पे भी मेहनत करेंगे। तो ये निकाय हो गया और इसके बाहर जो चीजें आपको दिख रही है ये कहलाता है परिवेश। क्या कहलाता है बच्चों? इसको क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। यानी इसको हम लोग सराउंडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो सराउंडिंग और सिस्टम में क्या फर्क होता है? देखिए, ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, ये कुछ भी हो सकता है और इसके बीच में एक बाउंड्री आपको मिलेगी, एक दीवार आपको मिलेगा। दिख रहा है आपको ये वाला? ये दिख रहा है ये वाला? यही होता है दीवार जो आपके सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, आपके निकाय को परिवेश से अलग करता है। यही ये चीज होता है। तो जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा, जितने भी काम होंगे, वो सब के सब किसके ऊपर होगा? इसी निकाय के ऊपर होगा। तापमान में बढ़ोतरी हो, आयतन में हो, दबाव में हो, सारी चीजों सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा तापमान है, क्या वो आदान प्रदान हो रहा है अपने परिवेश के साथ में? यानी कि सिस्टम से आपके निकाय से परिवेश में और परिवेश से निकाय में ये भी होगा। अगर मान लो निकाय से बाहर जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे निष्कासन हो रहा है, बाहर निकाल रहा है। और अगर ये अंदर की ओर ले रहा है तो ये बोलेंगे अवशोषित कर रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द होंगे जिनको हम यहां पर आपको बताते चलेंगे। यहां निष्कासन हो रहा है, यहां पर या निष्कासित कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है यहां पे। तो यहां पे सवाल आता है कि परिभाषा क्या होगा निकाय का, है ना? निकाय का परिभाषा कैसे देंगे? देखिए, उस विशेष भाग को हम निकाय कहते हैं जिसपे कि हम अध्ययन करते हैं, जिसपे अध्ययन किया जाता है। और निकाय के बाहर की सभी चीजों को हम परिवेश कहते हैं। तो हम सिंपल सा निकाय का यहां पर परिभाषा लिख देंगे कि जिस पर, या ऐसा लिखिए, वह विशेष भाग, वह विशेष भाग जिस पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। तंत्र भी कहते हैं, कई जगहों पे तंत्र के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है। और अगर हम इसके बाहर की बात करते हैं, यानी हम कहते हैं कि निकाय के बाहर की सभी चीजें जो भी है, यहां पे निकाय के बाहर की सभी चीजें क्या कहलाती हैं? परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है जी? परिवेश कहलाता है।
देखिए, तो हमने दो चीजें देख लिया। अब जरूरी नहीं है, देखिए इसको और हम डीप में समझते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। यहां तो फिर भी बाउंड्री है, यहां तो फिर भी आपके बीच में एक दीवार दिख रहा है जो निकाय और परिवेश को अलग अलग करता है। लेकिन सोचिए, अगर हम ऐसे निकाय की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई लड़का है, कोई बच्चा है, वो टीवी देख रहा है। अब वो मान लो ऐसे करके टीवी ध्यान से देख रहा है, टीवी को देख रहा है, बिल्कुल टीवी में खोया हुआ है। अब उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो टीवी और वो क्या बन गया, निकाय बन गया। और उसके इर्द गिर्द में जितनी सारी चीजें हो गई, ब्रह्मांड, अमेरिका, जहां तक चले जाओ, वो सब का सब कैसा बन गया, परिवेश बन गया यहाँ पे। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि यहाँ पर आपको बाउंड्री एनी हाउ मिलेगा और उस बाउंड्री के अंदर ही काम करेंगे। फिर इसके अंदर हम बात करेंगे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, कौन कौन से घटक हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम आगे आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना होता है बेसिकली कि निकाय कितने प्रकार का होता है ना, निकाय कितने प्रकार का होता है। तो बहुत ही साधारण तरीका है, मान के चलिए कि हम अलग अलग निकायों की बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो खुला निकाय के नाम से जानते हैं। खुला निकाय क्या होता है, जैसे एक कप लेते हैं और कप में गर्म चाय ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कप में गर्म चाय ले लेते हैं और उसको ऐसे करके हम लोग कहीं भी रख देते हैं या कहीं भी हाथ में लेकर चलते हैं। तो ये जो निकाय आपको मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं खुला निकाय। खुला निकाय क्या है यहाँ पर, तो खुले निकाय में ध्यान से देखेंगे कि जो गर्म चाय होगा उसका जो भाप होगा वो ऊपर की ओर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भाप ऊपर की ओर निकलेगा और वहां पर देखेंगे जो तापमान है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी कि चाय ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली दो चीजों की हम बात करने वाले हैं कि यहां पर क्या क्या आदान प्रदान हो रहा है। तो एक आदान प्रदान में हम द्रव्यमान की बात करते हैं और दूसरे में जो हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, तो दूसरे में हम बात करते हैं इस चीज के बारे में कि आपका जो तापमान है, आपका जो ऊष्मा है, उसमें क्या हो रहा है। तो यहां जो आदान प्रदान वाली चीजें हैं वो दो चीजें होंगी। हम ये देखेंगे कि जो आदान प्रदान हो रहा है, ये दो चीजों के बारे में विशेष देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके द्रव्यमान के बारे में कि आपका क्या द्रव्यमान आदान प्रदान हो रहा है, और दूसरा जो यहां पर देखेंगे आपके किसके बारे में, ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि ये जो मान लो एक बर्तन लेते हैं और ये खुला हुआ है और इसके अंदर कुछ चीजें हम डाल देते हैं, है ना, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे करके हम डाल देते हैं ऐसे करके, और ये गर्म है। कैसा है ये गर्म है यहाँ पर। तो देखेंगे कि ये जो भाप होगा ये बाहर क्यों निकलेगा, है ना, ये जो वाष्प होगा, जो भाप होगा या वाष्प होगा, ये ऊपर क्यों निकलेगा, ऐसे करके ऊपर की ओर भागेगा यहाँ पर। और एक चीज और हम देखेंगे कि यहाँ जो तापमान होगा, जो ऊष्मा होगा, वो बाहर क्यों निकलेगा। कैसा निकलेगा, ऊष्मा बाहर की ओर निकलेगा। कहाँ निकल रहा है जी, ऊष्मा बाहर क्यों निकल रहा है। तो दो चीजें हमें ध्यान देनी है, यानी कि यहां पर देखिए वाष्प के रूप में क्या बाहर निकल रहा है। तो वाष्प के रूप में ये जो दिया गया है, द्रव दिया गया है या कुछ भी दिया गया है, इसी का तो कण है जो ऊपर की ओर निकल रहा है। तो भाई कणों की संख्या कम हो रही है और हर कण का द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या निकल रहा है, द्रव्यमान बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, द्रव्यमान बाहर निकल रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा निकाय है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आपका द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों ही बाहर निकल रहा है। और इस प्रकार के निकाय को हम लोग खुला निकाय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया खुला निकाय, जिसको ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको ओपन सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा अगर उदाहरण हम लेते हैं जिसमें हम आपसे ये जिक्र करें कि जी ये हमने ले लिया बर्तन और इसके अंदर हम ले लेते हैं वही कोई भी पदार्थ हम ले लेते हैं, इसके अंदर जो भी हम पदार्थ लेना चाहते हैं, मान लो इसके अंदर हम एक पदार्थ इस तरीके से ले लेते हैं, ध्यान समझना यहाँ पे। लेकिन अब हम एक चालाकी करेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे, इसके ऊपर एक ऊपर से प्लेट रख देंगे, इसका ढक्कन रख देंगे, कुछ भी रख देंगे जो इसको पूरा का पूरा कवर कर देगा। मैंने कोई विशेष बातें नहीं बताई इस ढक्कन के बारे में, मैंने बस इतना बोला है कि भाई इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे, इसके ऊपर कोई प्लेट रख देंगे, कोई वस्तु रख देंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है बच्चों कि यहां पर आप ध्यान से देखोगे ऊष्मा अभी भी नहीं रुकेगा, ऊष्मा अभी भी बाहर निकलेगा, ये पक्की बात है। आप ट्राई करके देख लेना, आप चाय लेना, चाय
के कप में चाय को डालना, उसके ऊपर एक प्लेट रख देना। आप देखोगे कि भाई थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडा पड़ गया। कैसे ठंडा हो गया चाय, कहाँ चला गया उष्मा? तो जो दीवार था कप का, है ना, जो सिस्टम, जो निकाय आप बना रहे हो, वो बाहर की ओर चला गया। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जैसे ही उस ढक्कन को ऐसे उठा के देखोगे ना, इस ढक्कन को जैसे ही उठाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे पानी के, मतलब पानी के आपको बूंदे दिख जाएंगी। तो हुआ ये था कि जब आपने उसको ढक दिया था तो यहां से ये जो बाष्प निकल रहा था ना, ये जो बाष्प निकल रहा था, ये ऊपर जाके ढक्कन से टक्कर मार रहा था। अब क्योंकि इस ढक्कन ने रोक दिया कि भाई साहब हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, हम आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो ऊपर संघनित होकर यानी ठंडा होकर वापस से वो जल के बूंदों में बनकर वो नीचे की ओर आने लगी या उस ढक्कन पे रह गया। मतलब जब तक ये ढक्कन ढका हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि इस पदार्थ का, इस द्रव का जितना भी कण है वो इसी के अंदर है, बाहर नहीं गया है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ द्रव्यमान बाहर नहीं निकला है, केवल और केवल जो यहाँ पर उष्मा का हुआ है। और इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के निकाय को हम लोग बंद निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंद निकाय कहते हैं। मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्लोज्ड सिस्टम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब एक ऐसा उदाहरण हम लेते हैं, है ना, एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर हम कहेंगे कि ना उष्मा और ना ही द्रव्यमान, इन दोनों में से किसी का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहेंगे, उससे पहले एक उदाहरण लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लंबे सफर पर जब लोग जाते हैं तो वो एक ऐसा थर्मस लेके चलते हैं जिसके अंदर चाय डालोगे तो चाय गर्म रहेगा, दूध डालोगे दूध गर्म रहेगा। और ये बच्चों के लिए भी लिया जाता है, जैसे छोटा बच्चा है उसको गर्म दूध की जरूरत पड़ती है, तो भाई वो क्या करेगा, उसके अंदर गर्म दूध को डाल दीजिए, एक लंबे समय तक उसको क्या करेगा, वो गर्म दूध को गर्म रखेगा। तो यहां पर बेसिकली ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, क्या ऐसा सिस्टम होता है? तो मान चलिए एक ऐसा हम लोग बर्तन लेते हैं, एक ऐसा बर्तन लेते हैं जिसके अंदर के दीवार में कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जो उष्मा रोधी होता है। क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल लगा होता है जो उष्मा रोधी होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? उष्मा रोधी मतलब अब अंदर के उष्मा को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कभी गलती से थर्मस गिर गया ना, उसके अंदर ग्लास लगा होता है, वो ग्लास टूट गया तो फिर ये फंक्शन काम नहीं करता है। अब जैसे ठंड का दिन है तो हम लोग भी ऑफिस आते हैं तो अपने साथ वो गर्म पानी लेकर आते हैं ताकि हमें गर्म पानी पीना हो तो दिन भर हम पी सकते हैं। ठीक है, अब बोलने से गला, अब लगातार इतना लाइव क्लास लेंगे तो गले में थोड़ा सा असर हो सकता है, तो इस वजह से गर्म पानी ही पीते हैं, है ना। तो ये चीजें समझिए यहाँ पे। और ऊपर से हमने इसको ढक भी दिया, ऊपर से भी हमने इसको ढक दिया यहाँ पे, यानी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से उष्मा रोधी, ये क्या है, उष्मा रोधी, उष्मा रोधी दीवार है ये, मान लो उष्मा रोधी दीवार या परत मान लो, एक ऐसा परत सेट कर दिया। अब इसके अंदर डालो चाय, जरा देखो कमाल की बात, इसके अंदर जब चाय डालोगे ना मजा आएगा आपको। और मजा ये आएगा यहाँ पे कि अब इसके अंदर से ना उष्मा और ना ही द्रव्यमान, इन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि भैया दीन दुनिया से अलग थलग हो गया है, और इसीलिए इस निकाय को बोलते हैं पृथक निकाय बोलते हैं। कौन सा निकाय बोलते हैं इसको? पृथक निकाय के नाम से जानते हैं। तो ये जो अपना निकाय है ये है पृथक निकाय। आइसोलेटेड, पृथक अलग थलग हो जाना, किसी का मान लो फोन चोरी हो गया अलग ही दुनिया में है वो, है ना, किसी का ब्रेकअप हो गया अलग ही दुनिया में है वो, हाँ, दिन दुनिया ही उसका अलग है, बिल्कुल आइसोलेट हो गया है वो। बोलते हैं ना आइसोलेशन, आपने कोरोना का टाइम सुना होगा, आइसोलेशन ले लो, तो इसी को इंग्लिश में आइसोलेटेड कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड इसको बोलते हैं। तो दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं जी इसको? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो तीन प्रकार के निकाय के बारे में यहां पर हमने बखूबी देखा है, जिसमें हम देख रहे हैं ना तो पदार्थ और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर उष्मा के लिए हम बोल देंगे ऊर्जा और द्रव्यमान के लिए हम बोल देंगे पदार्थ। तो इतनी चीजें हमने आपको सामने सारी चीजें क्लियर करके बताया है। क्या चीजें समझ में आ रही है आपको तो आप हमें बता सकते हैं। अब इन तीनों को जो है हम यहाँ पर आपको एक लिख के बताते हैं। हालांकि और भी बहुत तरह की चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो एक एक करके पढ़ेंगे, बट ये तीन फेमस है, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन। तो इसको एक चार्ट में हम लोग यहाँ बना लेते हैं ताकि क्लियर रहे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निकाय, यहाँ पर निकाय
और यहां पर मैं लिख देता हूं आपका पदार्थ, और यहां मैं लिख देता हूं ऊर्जा। पदार्थ में द्रव्यमान हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और ऊर्जा में हम लोग ऊष्मा लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको एक चार्ट में बना लेते हैं। ऐसा कोई चैप्टर विशेष नहीं है, लेकिन हाँ अगर नहीं पढ़ा जाए तो आपको परेशान जरूर कर सकता है, दिक्कत समस्याएं आ सकती हैं। और हम कहते हैं कि आपके पास अगर समय है तो क्यों परेशानी आएगी भाई। हमारे क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि कहीं से मुझे हिंदी मीडियम का स्पेशल क्लास मिल जाए, और अगर किसी को पता चल गया है तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे जितनी जल्दी हो ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हमने किस पढ़ा, यहाँ पर खुला निकाय। कैसा निकाय जी? खुला निकाय की बात करते हैं। दूसरा क्या पढ़ा है यहाँ पर? बंद निकाय। कैसा निकाय? बंद निकाय की बात करते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर पढ़ा, कैसा पढ़ा हमने? तो तीसरा पढ़ा पृथक निकाय जी। कैसा निकाय है ये? पृथक निकाय। अभी हैंड टू हैंड याद हो जाएगा, और याद हो गया होगा आपको, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ होगा। तो क्या इसमें पदार्थ का, द्रव्यमान का जो है आदान प्रदान होगा? जी होगा। क्या ऊर्जा का होगा? जी होगा। बंद निकाय में ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये वाला होगा, और पृथक वाले में ये दोनों में से कोई नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई निकाय ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है तो उसे हम खुला निकाय कहेंगे। परिभाषा अपने हिसाब से लिख लो, रटने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम रट रटा के आपको बताएं समझाएं, है ना। या कोई निकाय ऊर्जा का तो आदान प्रदान करता है पर पदार्थ का नहीं करता है, तो वो बंद निकाय हो गया। और अगर कोई निकाय ना तो पदार्थ और ना ही ऊर्जा, इन दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं करता है, तो हम उसे पृथक निकाय के बारे में, मतलब उसके नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? चैप्टर देखिए आपके सामने, आपके नजरों से गुजरेगा, और कब आसान हो जाएगा आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रॉब्लम तो तब होता है ना जब हमें कोई दिक्कत आती है। ठीक है, अब मैं इस बोतल के एग्जांपल लेकर बताता हूं। देखिए क्या है कि अगर ये मान के चलते हैं कि ये सिस्टम है हमारा, ये निकाय है हमारा, तो जी अगर हमारा ये निकाय है, इस निकाय के अंदर जो भी पदार्थ डला हुआ है, जो भी पदार्थ हमने रखा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी, तो हम इसके अंदर ऐसे पदार्थ की कल्पना करेंगे, इसके अंदर ऐसे पदार्थ के बारे में करेंगे जो गर्म होगा, जिसके अंदर ऊष्मा होगा। भाई जिसके अंदर ऊष्मा ही नहीं है तो फिर इस चैप्टर से कोई संबंधित यहां पर नहीं रह जाता है। तो अब इस निकाय के अंदर आप देखेंगे इसका अपना एक तापमान होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हेलो, इसका तापमान होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसके ऊपर एक दाब होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसका अपना एक आयतन है कि नहीं है? 1 लीटर का है, 2 लीटर का, आधा लीटर का, इसका एक स्पेस आयतन है कि नहीं है? हाँ है। क्या इसका आंतरिक ऊर्जा है? भाई इसके अंदर कण हैं, एक कण दूसरे कण से जो है रासायनिक आबंधों से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में गतिज ऊर्जा भी हो सकती है, तो बेसिकली इसके पास आंतरिक ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात, क्या इसके पास इंथैल्पी है? तो इंथैल्पी भी इसके पास है। इंथैल्पी भी जो होता है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, लेकिन वो अलग अलग केसों में बोला जाता है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, तापमान आपको बताया, दाब आपको बताया, आयतन आपको बताया, आंतरिक ऊर्जा आपको बताया, इतनी चीजें जो मैंने बताई ना, ये सब के सब फलन होते हैं। तो फलन के बारे में बात करें यहां पे, देखो जब हम बोलते हैं कि फलन क्या चीज होती है, क्या बोलते हैं? फलन, जिसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। तो फलन का मतलब होता है कि भाई एक विशेष प्रकार का, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर हम बदलावों की बात करते हैं, है ना, जिसके अंदर की वैल्यूज को हम बदल सकते हैं। तो अभी जो आपको फलन पढ़ना है, जिसमें पहला फलन पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है स्थिति फलन के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला फलन पढ़ेंगे इसके बारे में, स्थिति फलन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 1। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति फलन के बारे में, स्थिति फलन के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्टेट फंक्शन कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन स्थिति फलन है, इसमें से कौन स्थिति फलन नहीं है, ऐसा करके पूछा जाता है आपसे। तो इसमें जो कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है
कि स्थिति फलन वैसे फलन होते हैं, इनके अंदर वैसे गुण होते हैं जो केवल निकाय के, आप प्रारंभिक, है ना, आप कैसा स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रारंभिक और अंतिम, बस इन दोनों के बारे में बात करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? प्रारंभिक वर्तमान अवस्था जो हो गया, और वो अवस्था जो सबसे लास्ट में पहुंचा है। तो जब कोई भी फलन प्रारंभिक अवस्था और आपके अंतिम अवस्था पर निर्भर रहता है या डिपेंड करता, जो भी कहिए, तो उसको हम स्थिति फलन कहते हैं। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं वैसा फलन जो निकाय के प्रारंभिक, क्या बोल रहे हैं जी, प्रारंभिक और, केवल बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको मिटा दो पहले, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे स्थिति फलन कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझाते हैं हम लोग, कहते हैं या कहा जाता है, जैसे मान लो सुबह आपके पास 10 रुपया है और शाम को आपके पास 100 रुपया हो गया। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भाई आपका सुबह 10 रुपया था, है ना, शाम को आपके पास 10 रुपया हो गया, कैसे ये 10 रुपया हो गया, ये मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे ना, ये बात ही नहीं पूछूंगा मैं आपसे। मैं बस इतना कहूंगा कि आपका शुरू में कितना था, तो आप कहेंगे 10 रुपया था, शाम में कितना था, तो 100 रुपया था, बस इतना ही बोलूंगा मैं आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और बीच में आपने कैसे 90 रुपया बढ़ाया, क्या क्या काम किया, वो हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे भाई। हो सकता है कि 10 रुपया के बाद आपके पास 0 रुपया हो गया हो, फिर आपके पास 20 रुपया हो गया हो, तो बीच में क्या हुआ हमें मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार स्थिति फलन का कुछ उदाहरण आपको लेके दिखाते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे ये पूछेगा उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, मान लो तापमान, जिसको हम लोग T से देते हैं। दूसरा आपको बताना चाहेंगे दाब, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। इसके अलावा आयतन, आयतन किसे सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम लोग? आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं। एंथैल्पी की बात करते हैं। ये सब पढ़ना है आपको, है ना, ये सब के सब आपको पढ़ना है। एंथैल्पी की बात करते हैं, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। तो अगर मैं इन्हीं दोनों का उदाहरण से अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो जैसे आंतरिक ऊर्जा हो गया, तो आंतरिक ऊर्जा ऐसा निकालते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI, ऐसा करके निकालते हैं। मतलब डेल्टा जो बताता है, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं जी? इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या इसका मतलब होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक, है जी। क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। जैसे आपके पास सुबह 100 रुपया था, शाम को 10 रुपया हो गया, तो कितना का परिवर्तन आया आपको बताइए जरा। तो आप क्या करेंगे? 100 में से 10 माइनस नहीं करेंगे, आप 10 में से 100 माइनस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि अंतिम आपका 10 रुपया है और प्रारंभिक 100 रुपया है। तो हमेशा याद रखना, जब हम परिवर्तन की बात करेंगे तो अंतिम में से हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे प्रारंभिक वाले को। और अगर 10 रुपया में से हम लोग 100 रुपया को घटा दिए तो कितना आ गया? माइनस 90 रुपया आ गया। कितना आ गया? माइनस 90 रुपया आ गया यहाँ पे। और ये माइनस क्या बता रहा है? कि नुकसान हुआ है। वही अगर सुबह 10 रुपया था, शाम को 100 रुपया हो गया था और फिर हमने घटाया था, तो हमें जो मिला था प्लस 90 मिला था, वो ये बता रहा है प्लस कि आपको इसका लाभ मिला है। ठीक है, तो ये लाभ और हानि के लिए प्लस और माइनस का हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, तापमान का, आंतरिक ऊर्जा सबका यहाँ पे।
क्लियर है? यहां पर आगे बढ़े। इंथैल्पी का भी सेम कहानी है। इंथैल्पी का भी ऐसा निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई, ऐसा करके निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच से हमें कोई मतलब ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद पढ़ते हैं, दो गुण हमें पढ़ना है। इसे पढ़ने हैं, दो गुणों के बारे में पढ़ना है, जो एक एक्सटेंसिव होता है कि इंटेंसिव होता है। एक विस्तृत गुण होता है, गहन गुण होता है, ये दो होते हैं। हो सकता है कि आपके किताब में कुछ अलग शब्दों का चयन किया गया हो, वो आप एक बार देख लेना, लेकिन ये दो ही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये दो बहुत ही फेमस है। तो मैं ऐसे चीजें आपको करवा रहा हूं जो एक एक पॉइंट आपके बुक के अकॉर्डिंग है, जो आपका सिलेबस है हम उसी को करवा रहे हैं। अदरवाइज आईटी, जेई और नीट के जो हमने क्लासेस दिए हैं, जो मैं देता था, उसके जितने सारे कोर्स और कंटेंट मेरे पास पड़े हैं, उसका तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। पूरा का पूरा एनआईएस, मतलब एनआईएस कहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के यहाँ पर गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विस्तृत गुण के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, विस्तृत गुण के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इससे इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। खैर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश भी कुछ कुछ शब्द हम बता देते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही अज्ञान रहें कि हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो विस्तृत गुण होते हैं, ये निकाय में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मैं लिख देता हूं, ये किस पर निर्भर करते हैं? तो ये निर्भर करते हैं, यहां पर मैं लिख देना चाहूंगा, ये निकाय में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। कैसे सर, कैसे निर्भर करते हैं? यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं सिंपल तरीके से कैसे ये निर्भर करते हैं। जैसे आयतन, द्रव्यमान, आंतरिक ऊर्जा, ये ऐसे होते हैं जो आपके मतलब निकाय के आकार बदलने की वजह से जो है बदल जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक निकाय लेता हूँ, समझिएगा, यहाँ पर हमने एक निकाय ले लिया। अब निकाय को हम दो हिस्सों में कर देते हैं यहाँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका तापमान यहाँ पर T था, तो इसका भी तापमान क्या रहेगा? T ही तो रहेगा, तापमान तो नहीं बदल जाएगा। बदलेगा तापमान? क्या नहीं बदलेगा। अगर इसका प्रेशर P है तो यहाँ भी इसका प्रेशर P ही रहेगा, है ना। इसका जो दाब है वो भी नहीं बदलेगा। यहाँ पे बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन अब आयतन जो है ये पूरा था, अब आयतन आधा कर दिया, तो यहां पर v/2 और यहां पर v/2, मास m/2 और इसका भी मास m/2, देखिए आधा हो गया। तो जो चीजें जो होती हैं वो अगर आकार बदलने से बदल जाती हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी विस्तृत गुण कहलाते हैं। अब अपना जो आंतरिक ऊर्जा है, जिसको हम डिटेल में जानेंगे कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, कैसे होता है, तो भाई आंतरिक ऊर्जा की भी सेम कहानी है। आंतरिक ऊर्जा में भी अगर हम बात करें, अगर मान लो यहाँ आंतरिक ऊर्जा U था तो यहाँ पर U/2 हो जाएगा। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर हम आपको दे देना चाहेंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा, जैसे यहाँ उदाहरण देना चाहेंगे इसका, तो जी इसका उदाहरण है, एक तो आपका यहाँ पर आयतन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे? आपका यहाँ द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और आपका आंतरिक ऊर्जा। कैसा हो गया? आंतरिक ऊर्जा इत्यादि की हम बात, ये कुछ ऐसे हमने लिया है जो विस्तृत गुण का लिया है यहाँ पे। कैसा लिया है? विस्तृत गुण का यहाँ पे। अब हम आगे किसकी बात करेंगे? गहन गुण की बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, गहन गुण की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि हम बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
तो जब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहां पे, तो ये क्या कहता है, ये कहता है ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे ऊपर का हमने देखा, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे वाले पॉइंट में, चलो 2 में लिख लेता हूं। तो ये निकाय के पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना, निर्भर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये चला गया आपका किसका, ये चला गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का चला गया, नहीं करता ये। उदाहरण के लिए कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं तापमान, दाब, आज कोई टेक्निकल एरर लगता आ रहा है बोर्ड में, तापमान, दाब, है ना, इन चीजों पर डिपेंड करता है यहाँ पे। फिर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, शायद कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। चलिए, तो अब जो है आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आगे हम जो बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं उष्मागतिकी की, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। कई सारे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें पूरे के पूरे आप देखते हैं व्यवस्था में जो है तापमान आपका बिल्कुल स्थिर रहता है, तापमान का मान नहीं बदलता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं तापमान का मान बदलता रहता है। तो भाई, जिसमें तापमान का मान बदलेगा उसमें क्या होगा, जिसमें नहीं बदलेगा उसका क्या होगा, ये सारी चीजें जो है एक एक करके यहां पर हमें समझना होगा यहाँ पे, तभी जाके हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे यहाँ। ठीक है, तो जो मैं एक एक करके आपको प्रक्रियाएं बताने वाला हूं, उन प्रक्रियाओं को ध्यान से समझना, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही बेस है इस चैप्टर का। जब आप इसको यहां से कंप्लीट कर लेंगे तो आगे आपके जितने भी सवाल आएंगे उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऊष्मागतिक प्रक्रियाएं की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं की बात करते हैं। बहुत तरह की प्रक्रियाएं होते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहला जो यहां पर है ऊष्मागतिकी में, जो पॉइंट का यहां पर है, नंबर 1 का जो यहां पर हमें पढ़ना है, वो हमें सबसे पहले पढ़ना है समतापीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, समतापीय प्रक्रिया। जिसको इंग्लिश में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए, ये कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान स्थिर रहता है। क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है, और प्रक्रिया में काम करने के लिए या काम किए जाने के दौरान जो भी निकाय है ना आपका, निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो स्थिर बना रहता है। इस प्रकार से होता है कि वो तापमान कैसा होता है, स्थिर होता है। तो ओवरऑल हमें यही समझना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान स्थिर होता है, उसको पूरी प्रक्रिया के दौरान जो तापमान स्थिर होता है उसे हम लोग समतापीय कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे प्रक्रिया के दौरान
तापमान कैसा होता है? स्थिर होता है। तापमान स्थिर होता है। समझ में आ रही है आपको? तो वो चला जाएगा आइसोथर्मल, यानी डेल्टा टी के बारे में पूछेगा, बाकी चीजों के बारे में पूछेगा, तो कैसा हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। तापमान बिल्कुल यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मान लो यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, अगले ही पर भी आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है ना? तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे तापमान यहाँ स्थिर रहेगा। दूसरा होता है आपका समदाबीय होता है। क्या होता है? समदाबीय। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। समदाबीय होता है, समदाबीय प्रक्रिया होता है। क्या होता है जी समदाबीय प्रक्रिया? इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक। क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें पूरे प्रक्रिया के दौरान, पूरे प्रक्रिया में जो दबाव होता है, जो दाब होता है, वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? दाब स्थिर होता है। यानी कि यहां दाब में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर मान लो दाब यहां पर 1 एटीएम है या पास्कल में जो भी आप ले रहे हो, तो अगले बार भी आपको उतना ही मिलेगा, कोई इसमें बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तीसरा होता सम आयतनी। क्या होता है तीसरा? सम आयतनी। तो सम आयतनी प्रक्रिया के बारे में जब हम आते हैं, तो सम आयतनी प्रक्रिया मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरे प्रक्रिया में जो आयतन होता है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? आयतन, आयतन स्थिर होता है। यानी कि जो आपका प्रारंभिक आयतन होगा, जो अंतिम वाला होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसमें डेल्टा वी जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य समझते हैं ना? जीरो हो जाएगा। तो तीन तो जो मेन मेन था हमने यहां पर देख लिया। तापमान अगर पूरे में स्थिर होता है तो समतापीय, दाब अगर स्थिर होता है तो समदाबीय, और अगर आयतन पूरे में होता है तो उसको सम आयतनी के नाम से जानते हैं। तीन हमने बखूबी तरीके से यहां पर समझा और देखा है। दो और यहां पर होता है, मतलब दो तीन और होता है जो मेन मेन है। एक जिसमें फेमस होता है वो एडियाबेटिक होता है, जिसको रुदोस में कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदोस में कहते हैं। तो आइए इसको आगे समझते हैं। इसको यहां पर देखिए, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर फोर्थ वाले पॉइंट को ले ना, और इसको मैं बोल रहा हूं रुदोस में, रुदोस में प्रक्रिया। तो रुदोस में प्रक्रिया क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एडियाबेटिक बोलते हैं। एडिया, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, इस तरीके से। व्हाट इज दिस? क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसको हम लोग रुदोष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदोष्म कहते हैं। अब यहां पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन इतना पक्का है कि यहां पर जो है ऊष्मा का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है।
कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी जो डेल्टा क्यू है वो शून्य होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। क्यू मतलब उष्मा, उष्मा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? देखो मैं इतना लिख लिख के बता रहा हूं यहां पर, ताकि आप भी इस चीज को ऐसे ही लिखो, आप भी इस चीज को ऐसे समझो, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट डील कर रहे हैं, है ना। और आगे जब हम बात करते हैं तो वो अगला होता है प्रतिवर्ती प्रक्रिया, बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? इसको प्रतिवर्ती प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। तो ये क्या चीज होता है? रिवर्स कर जाना, प्रतिवर्ती कर जाना, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो इतना स्लो होता, इतना स्लो होता, इतनी धीमी गति से की जाती है कि जो निकाय है आपका और जो परिवेश है हमेशा संतुलन की अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? संतुलन की अवस्था में रहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रियाओं को बहुत छोटे बदलाव द्वारा आप उलट सकते हैं, बदल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पर सिंपल तरीके से कि वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें या जो इतनी धीमी गति से होता है, इतनी धीमी गति से होता है कि निकाय और परिवेश हमेशा जो कैसे होते हैं? संतुलन की अवस्था में रहते हैं। संतुलन की अवस्था में रहते हैं। जैसे मान के चलते ये a प्लस बी है और ये इस तरीके से साइन लगा देते हैं रिवर्सिबल का, और ये c प्लस डी है। तो बहुत धीरे धीरे बन रहा है, a प्लस बी भी बहुत धीरे धीरे बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बना ही नहीं है, और उल्टा c प्लस डी भी a प्लस बी बन रहा है। तो एक समय के बाद जितना ये बन रहा है उतना ही ये बन रहा है। तो हमें पता नहीं चल पाता, हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी भी इतना है और अभी भी इतना है, तो दोनों का हमें मतलब मान में ज्यादा बदलाव नहीं आ पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती प्रक्रिया के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ओके। और दूसरा एक और होता है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आपका क्लियर हो ही चुका है, ऐसा नहीं है यहाँ पर है। तो आइए नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना, बेसिकली दो के बारे में ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ये दो ज्यादा पढ़ना डिटेलिंग में आप, है ना। तो जो सबसे पहला यहां पढ़ना है आपका, दो प्रकार का बेसिकली होता है यहां पर, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी होता है। तो मान लो मैं पहले लिखता हूं नंबर 1 उष्मा शोषी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और दूसरा जो होता है उष्मा क्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक के नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर उष्मा शोषी और इसमें क्या फर्क होता है, तो इसको इस तरह का फर्क हम आपको समझा सकते हैं कि अपना जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, इस अभिक्रिया के अंदर एक चीज जो आपको मिलेगा कि उष्मा का अवशोषण किया जाता है निकाय द्वारा। निकाय द्वारा उष्मा का अवशोषण किया जाता है।
अवशोषित कर रहा है, अवशोषण किया जाता है ना। और इसमें उल्टा होगा, उष्मा छेपी, मतलब उष्मा का निष्कासन होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो इसको बोलेंगे निकाय द्वारा उष्मा का निष्कासन होगा। कैसा होगा जी? उष्मा का निष्कासन होगा, ठीक है ना, उष्मा का निष्कासन होगा। तो देखिए जैसे जहां जहां जरूरत पड़ती है उष्मा शोषी का, जैसे कि मान लो कि अब ऐसे समझते हैं, चूना आप लोगे ना, चूना, तो चूना को लेके और पानी में डाल देना, खदर 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 गर्म होने लगेगा, उष्मा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो उष्मा छेपी में हो गया यहाँ पे। या मान लो हम सांस लेते हैं तो फिर हम ऊर्जा को बाहर निकालते हैं ना, उष्मा को बाहर निकालते हैं, ये उष्मा आपका छेपी में आ गया, यहाँ पर एक्सोथर्मिक में आ गया। एंडोथर्मिक में जहाँ उष्मा हम देना पड़ता है, कोई खाना बनाना है, कुछ भी करना है, हीट देना है, उष्मा देना है, तो ये उष्मा शोषी में आ गया। कुछ रिएक्शन करवाना है जिसमें हम गर्म करेंगे तभी होगा, नीचे से गर्मी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये उष्मा शोषी में चला जाएगा यहाँ पर। तो दो प्रकार का था यहाँ पर, जो विशेष रूप से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, बताया है, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। बहुत सारे एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, जैसे मान लो कि मीथेन ले लेते हैं, यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, मान लो मीथेन ले लेते हैं, CH4, इसको जलाइए आप ऑक्सीजन में, तो मान लो इसमें 2O2 से जलाते हैं, तो दो ही चीज बनेगा, एक तो CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा, और एक उष्मा बनेगा। लो उष्मा बाहर निकाल दिया यहाँ पे। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दो, खाली बैलेंस हो गया यहाँ पर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे कि जी इसके अंदर, अभी देखो इसके अंदर क्या होगा, जो डेल्टा क्यू है यहाँ पर, जो डेल्टा क्यू है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा यहाँ पे। और इसके अंदर जो डेल्टा क्यू होगा यहाँ पे, जो क्यू होगा लेस देन 0 होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा यहाँ पर। ऋणात्मक मतलब बाहर निकल रहा है, धनात्मक मतलब अवशोषित कर रहा है, ले रहा है ना वो, तो अवशोषण हो रहा है यहाँ पे। आ रहा है समझ में आप सभी बच्चों को? बताइए, कमेंट देख लेते हैं, क्लियर है? जैसे मैंने आप चूना का बताया था ना, मैंने आपको यहाँ पे चूना का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो अलग अलग यहाँ जाता है। खैर एनीवे, आप इसको ऐसे नॉर्मल समझिए, जैसे मान लो H2O है, उसको छोड़ो, मान लो H2O है, अब H2O को हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ पर हम उष्मा दे देंगे, और उष्मा दे के ब्रेक कर देंगे, ये H2 और O2 में टूट जाएगा, ये आ गया आपका उष्मा शोषी में। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ। तो यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ा, और यहां तक हमने शानदार तरीके से देखा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो है बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आप देखेंगे कि अलग अलग किस्म की अलग अलग चीजें आपको दिखाई देगी, बहुत तरह की चीजें होगी, ठीक है ना। तो एक बार आप ध्यान से आज आपने जो पढ़ा है मैं आपको समराइज कर देता हूं पहले, एंड देन आफ्टर फिर जो है मैं आपको यहां पर वो भी लेके आ जाऊंगा जो भी यहां पर है। सबसे पहला जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? वो आपने पढ़ा, ध्यान से देखिए, ऊष्मागतिकी, रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा आपने। इसके बारे में पढ़ा, रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा, जिसमें निकाय के बारे में आपने पढ़ा है ना। आप परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आप तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि ये होता है, ऐसे होता है, ये जाता है, वो जाता है, सारी चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर जो आपने पढ़ा कि आदान प्रदान दो चीजों को होता है, या तो द्रव्यमान का होता है ना, या फिर उष्मा का होता है। तो अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, है ना। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सब हमने यहाँ देखा। फिर हमने यहाँ पर देखा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं, जैसे खुले निकाय में बात करें तो पदार्थ का द्रव्यमान बाहर निकलेगा, और साथ में ऊर्जा भी बाहर निकलेगा। बंद निकाय में ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन उष्मा जरूर बाहर निकलेगा, और पृथक में कुछ नहीं होगा। फिर हमने देखा कि स्थिति फलन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर केवल आपका निर्भर करता है, और इस प्रकार से हमने बताया। आगे डिटेलिंग करेंगे। फिर यहाँ पर हमने विस्तृत गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि ये जाता है, गहन गुण के बारे में जाना,
एंड देन यहाँ पर हमने उष्मागतिकी की प्रक्रियाओं के बारे में जाना कि समतापीय, समदाबीय, समायतनी, एंड देन रुद्धोष्म प्रक्रिया के बारे में जाना, प्रतिवर्ती प्रक्रिया के बारे में जाना, और यहाँ से फिर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं। तो पूरा का पूरा जो है बैकग्राउंड आपका तैयार हो चुका है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का बैकग्राउंड आपका तैयार हो गया। कमेंट में कह रहे हैं कि सर एग्जाम का सिलेबस टेंशन हो रही है। देखिए ऐसा है, समय बहुत ही कम है और आप सभी जानते हैं, आप सबों ने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, और यकीन मानिए जो भी मैं आपको बताऊंगा बस उसे फॉलो करते चले जाना, आपका 80-90% जरूर आएगा। हिंदी मीडियम वाले हमेशा तरसते थे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले हमेशा तरसते थे कि हमारा भी कोई क्लास हो, स्पेशल क्लास हो, जिसमें क्लास लिया जाए, जिसमें केवल हिंदी की ही बात की जाए। क्योंकि होता है हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से कोई इतना लेना देना नहीं होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी से नहीं होता है। तो इतने सालों से हमारे यहाँ बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस बार फाइनली मुझे लगा कि अब वो सही समय है। बहुत बच्चे जो है जो डिस्टर्ब हो रहे थे, अब मजबूरी में हमारे इंग्लिश मीडियम का कोर्स पढ़ रहे थे, हमारा जो कोर्स है उसी को पढ़े जा रहे थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि अब वो माहौल आ चुका है जहां हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो देखिए आप सबों के रिक्वेस्ट पे तुरंत हमने जो है ये जो आप देख रहे हैं दिया ना हमने, जैसे ये भौतिकी का स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दिया, रसायन का क्लास स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कॉम्बो पैक भी दे दिया। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो खैर पहले से ही पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी चलती रहती है। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और मेरा भी एक डेडिकेशन है कि मैं इतने दिनों में कंप्लीट करवाऊँगा और अच्छे से करवाऊँगा यहाँ पर। एंड सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताइएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। हाँ, वो भी हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे। अभी देखिए चैप्टर 9 पे आ चुके हैं केमिस्ट्री के। उसके बाद 2 चैप्टर और हैं आपके, जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हैं। फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, अकार्बनिक पे, उसमें भी 5 चैप्टर है। तो इस प्रकार से जो है पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है अभी आपको यहाँ तक के सफ़र में ढंग से कंप्लीट करवा दें। बाकी तो देखिए ऐसा है, आपकी मेहनत भी इसमें रहती है। आप कितना मेहनत करते हैं, आप हमारे क्लासेस में हैं, क्या आप रेगुलर क्लास आ रहे हैं? अगर रेगुलर आ रहे हैं तो 101% चीज़ें याद रहेगी। दूसरी बात, क्या घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत जब दोनों मिलेगी तब जाकर ये काम होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि समय कम है, पैनिक नहीं होना है। प्रॉब्लम तो सामने है ही है, समस्या को खाली देखते रहेंगे नहीं भाई, सॉल्यूशन को देखो, समाधान निकालो। समस्या समस्या करते रहोगे तो मर जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मान लो कोरोना का टाइम आया, सब रोते रहते, मरते रहते, लेकिन उस समय पे हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर लोगों की सेवा की ना कुछ उपाय निकाला, वैक्सीन निकाला। तो रोने से कुछ नहीं होता है। समय चाहे 10 दिन किसी के पास बचा हो, चाहे 1 महीना बचा हो, अगर इंसान चाह ले कि हमें मेहनत करना है तो मेहनत करके वो कुछ भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और मैं ये ऐसा मानता हूं कि आखिरी के समय में आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होता है, क्योंकि फेल होने का डर होता है, तो दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। और यही वो समय होता है जहां पर आप अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी मेहनत झोंक देते हैं, तो एक बढ़िया रिजल्ट आपके पास आ जाता है। कई बार बच्चे तो सोचते भी नहीं, उम्मीद भी नहीं करते कि इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, जितना बढ़िया उनका आ जाता है। एंड हिंदी में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैथ्स की क्लास का तो ऐसा है कि आप जाइए, वहाँ पर सीएल सर के क्लासेस इसके अंदर हैं। अभी लेटेस्ट सारा अपडेट हमने करवाया, बिल्कुल लेटेस्ट का है, और मैं भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कंटेंट आपको, ठीक है। और अपडेट यहाँ मिलता भी रहता होगा, आप चेक कीजिए एक बार। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इसके अगले क्लास में। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे याद है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा अगला क्लास कितना बढ़िया होगा, बिंदास होगा, मजा आएगा, इसमें सारे सवाल भी सॉल्व होंगे और बढ़िया मार्क्स भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास की तैयारी अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए।